अगर आप इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे, और ख़ास तौर से मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो समाजवादी और आरएलडी की तायीद में बड़े बड़े बातें करते हैं। बताओ, जब मुलायम सिंह यादव साहब ने कल्याण सिंह को अपने साथ ले लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, आप उस वक्त खामोश हो गए। क्यों खामोश हुए? क्या आप नहीं जानते कि कल्याण सिंह बीजेपी में थे? बीजेपी में क्या क्या नहीं किया उन्होंने। आपने उस वक्त बरसों पहले खामोशी अख्तियार की, तो आज आप क्या देखते हैं कि यही समाजवादी पार्टी में एक ऐसा शख्स भी आ गया जिसने मंच पर खड़े होकर, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, जिसने मंच पर खड़े होकर यह कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशें निकालकर उनकी इज्जत लूटी जाएगी। आज ऐसा वक्त आ गया कि हसनपुर से समाजवादी पार्टी ने एक आरएसएस के मेंबर को अपना उम्मीदवार बनाया। आज ऐसा वक्त आ गया कि प्रतापगढ़ में जो डीवाईएसपी की मौत हुई, उस मौत के जिम्मेदार को समाजवादी पार्टी एक सियासी बड़ी ओहदे से नवाजती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए, आपको ये खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। आप खामोश नहीं रह सकते। हिकमत के नाम पर, मसलहत के नाम पर खुदा के लिए बुज़दिली के मुजाहरे मत करिए। जो गलत है उसको गलत कहिए, चाहे वो गलती ओवैसी करता हो या फिर कोई और समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बीएसपी के नेता करते हैं। अगर आप ऐसे ही खामोश बैठते रहेंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्ल को हम क्या जवाब दे पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज समाजवादी पार्टी की तायीद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, जब मोदी सरकार ने CAA कानून को पिछले दरवाजे से नाफिज करने की कोशिश की और यह कहा कि हम सेंसस के जरिए उसके साथ करवाएंगे, किसने उसकी मुखालिफत की थी पार्लियामेंट में? किसने उस काले कानून को यह कहकर फाड़ दिया कि भारत के संविधान के खिलाफ है? क्या किया था समाजवादी पार्टी ने उस वक्त? क्या किया था आरएलडी और बीएसपी के लोगों ने? आज मोदी सरकार दोबारा CAA कानून को पिछले दरवाजे से लाना चाहती है, जो कानून पैदाइश का है और मौत का है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कानून के साथ बीजेपी उसको लिंक करना चाहती है। जब मीडिया ने रिपोर्ट किया तो सबसे पहले हमारी पार्टी ने मोदी सरकार को खत लिखकर बाज़ाब्ता एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। क्यों नहीं सपा और बीएसपी ने मुखालिफत की? इतनी बड़ी बड़ी दौलत इनके पास है, क्या वो एक वकील को नहीं रख सकते थे? एक अपनी पार्टी के लेटर हेड पर मोदी को लिखकर नहीं भी जा सकते थे कि हम इस कानून को, CAA को, जो आप पिछले दरवाजे से बर्थ रजिस्ट्रेशन कानून से नाफिज करना चाहते हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं? नहीं करे हैं। क्यों नहीं करे, ये आप बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गढ़मुक्तेश्वर के गयूर नौजवानों, मैं जानता हूं कि आपके विधानसभा में मोहल्ला चटाईवाला में सदियों से आप कालीन बनाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो तमाम के तमाम कालीन बनाने वाले बेरोजगार हो गए, और नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि कालीन यहां पर जो बनाए जाते हैं भारत के आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। ये कौन सी आत्मनिर्भरता की मिसाल है कि आपने उनको बर्बादी से नहीं बचाया? ये कौन सी आत्मनिर्भरता की मिसाल है कि अगर मोदी और योगी सरकार चाहती तो इस मोहल्ला चटाई वाले के में बनने वाले कालीन को एक्सपोर्ट किया जाता, उसकी मार्केट को बढ़ाया जाता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मैं जानता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर में, शहरों में और गांव में रोड नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर जितना योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला अपने 4.5 साल में, उतने खड्डे गढ़मुक्तेश्वर में हैं। रोड नाम की कोई चीज नहीं है और सिर्फ खड्डे वहां पर नजर आते हैं। स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि शायद जिस जमाने में बाबा स्कूल को जाते थे, उस जमाने के स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वक्त आ चुका है कि हम बाबा को, भैया को और बहन जी को बाय बाय कह दें। आज हम अपने वोट की ताकत पर मुत्तहिदा तौर पर, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो बड़ा समाज हो, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, किसान हो, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मंजलिस के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को कामयाब करिए।
बाबा को, भैया को, बहन जी को बाय बाय करिए। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप मुत्तहदा अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे। MIM की लड़ाई शिराकतदारी की, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम अपना हिस्सा चाहते हैं पॉलिटिक्स में, हम अपना हिस्सा चाहते हैं विधानसभा में, हम अपना हिस्सा चाहते हैं तालीम में, स्कूल में, कॉलेज में, रोजगार में। ये कब होगा? जब आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो आपका हिस्सा भी मिलेगा और आने वाली नस्लों का आप उनका तहफ़्फ़ुज़ भी कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके इस विधानसभा में अस्पताल के नाम की कोई चीज नहीं है। अस्पताल के लिए कहां कहां आपको जाना पड़ता बीमार को लेकर। कभी आप गूगल पर जाकर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल कायम किया उसको देखिए, ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यह साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं कोई जमींदार नहीं हूं, ना मेरे बाबो अजदाद जमींदार थे, ना वो सरमाएदार थे। हमने कैसे हासिल किया? हमने इत्तेहाद की कुव्वत पर इसको हासिल किया। हमने मुश्तरका जिद्दोजहद की और सबने मिलकर जिद्दोजहद की और उनके इत्तेहाद की ताकत पर ये बड़े बड़े अस्पताल बने, ये बड़े बड़े तालीमी इदारे बने। याद रखिए, जब सियासी कुव्वत कमजोरों के पास आती है तो इसी तरह के मौजूदा जमाने के हम ताजमहल तामीर कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे ताजमहल हमारे बच्चों के स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे। हमारे ताजमहल हमारी सियासत में हमारा हिस्सा होगा। जब तक हमको अपना हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हम नौजवान नस्ल से इंसाफ नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के जेलों में 28% अल्पसंख्यक समाज के लोग अंडर ट्रायल की जिंदगी गुजार रहे हैं, दलित समाज के लोग हैं। आखिर क्या वजह है? कोई उनको पूछने वाला क्यों नहीं है? इसलिए कि आपकी कोई आवाज नहीं है, आपको कोई आपके मसाइल को हल करने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका सिंबोली एक मुकाम है इस विधानसभा में, वहां पर क्यों डेवलपमेंट नहीं होता? क्यों उसको नजरअंदाज करके रख दिया गया? क्यों नजरअंदाज करके रख दिया गया? इसलिए कि वहां पर गरीब और कमजोर मजलूम कौम के लोग रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जागिए, ये वक्त उठने का है। ये वक्त आंख बंद करके सो जाने का नहीं है, जो आपसे सपा और BSP के लोग कह रहे हैं कि आंख बंद करके वोट दो। नहीं, आंख को खुली रखो, अपने दिमागों पर जोर डालिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए, अपनी जमीर को जिंदा रखिए। याद रखिए, अगर आंख बंद करके डालते रहेंगे तो ये होशमंदाना निशानी नहीं है, ये बेहोशी के आलम में, ये गुलामी की निशानी है, बल्कि ये उन तमाम नेमतों से जो अल्लाह ने हमको और आपको नवाजा, हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि हमारी एक बहन का आज वीडियो आया जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी थी, फराह नईम, शेखपुर असेंबली बदायूं से। मुझसे देखा नहीं गया कि कैसी हमारी बहन बेबसी के आलम में, तकलीफ और कर्ब के आलम में कह रही थी कि कोई ओमकार सिंह नामी शख्स है जिसने इस महिला पर क्या क्या इल्जामात लगा दिए और उसको मजबूर कर दिया कि वो अपना टिकट को वापस करे। बताइए, ये बेइज्जती हमारी क्यों की जाती है? क्यों इस तरह की बातें किसी से की जाती हैं? क्योंकि आप आंख बंद कर बैठे हैं, आप अपने दिमाग और दिल पर जोर नहीं डालते। आप जिस पर भरोसा कर रहे वही आपको ठग रहा है। जिसको आपने अपना हर चीज उनको हवाले करा, वो आपको इंसाफ करने के बजाय आपसे नाइंसाफी कर रहे हैं। मेरा दिल हमारी बहन, हमारे उन तमाम मजलूमों के साथ है। खास तौर से उम्मीद करता हूं कि हमारी बहनें हिम्मत और हौसले से काम करेंगी। मगर आज आप देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रतापगढ़ से गुलशन यादव कौन है, क्या किया था उन्होंने, किसके साथ थे वो जब DYSP का कत्ल हुआ। रानीगंज का एक सपा का उम्मीदवार है विनोद दुबे, उसका वीडियो है यूट्यूब पर। वो बीजेपी के प्रत्याशी को बिठाकर मोटरसाइकिल में फिर रहा था कि ये बनाओ, ये बनाओ, ये इबादतगाह बनाओ। आखिर इल्जाम इन पर क्यों नहीं लगता? इल्जाम सिर्फ दाढ़ी वाले और टोपी वाले पर लगता है। ये एक सियासी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि नून रोटी नहीं खाएंगे,
अपनी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के ये जो हमारे लोग हैं, जो आंखें बंद कर बैठे हैं, जो दिमाग और अपने दिल को इस्तेमाल नहीं करते, जिनको अपने फैसलों पर यकीन नहीं है, वो लोग नारा लगाते हैं, ये जवानी है कुर्बान, फुला भैया तेरे नाम। अरे ये कब तक नारे लगाओगे? ये जवानी है कुर्बान, फुला भैया तेरे नाम। और बीजेपी के, भाजपा के लोग बोलते हैं अब नून नहीं खाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मजलिस का नारा यह है, मेरे साथ नारा लगाइए कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नारा मजलिस का है कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। और याद रखो, आप अपने वोट से आप अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए।